कल मैं बहुत जल्दी में था तो ये एक्सप्लेन शायद नहीं किया था। ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है ना। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, आपको पता है, मान लो फ्रिक्शनलेस, कल मैंने शायद बताया भी था, फ्रिक्शनलेस अगर अगर आपको फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है, ऐसे, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, इस तरफ से अगर आप इसको प्रेशर दबाते हो, मान लो अगर ये ना करके आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दो, हीट 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 दे रहे हो आप इसलिए इधर, तो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, शिफ्ट होके ऊपर नहीं चला जाएगा ये, है ना। तो शिफ्ट होके ऊपर जाने का मतलब क्या, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहाँ वही बता रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ता है। अब ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रेशर बोलता है कांस्टेंट रखना है, तो चलो ठीक है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड ये है। अब ध्यान दे सुनो सभी लोग, -100 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे, चलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब ध्यान से देखना है कि ये कुछ प्रेशर है, सर्टेन प्रेशर, लेकिन कब, जब P4 है। तो P4 क्या है, सबसे कम प्रेशर है, सॉरी सबसे ज़्यादा है, हाँ सबसे ज़्यादा, चलो कोई बात नहीं, उसी के हिसाब से होगा। अगर P4 सबसे ज़्यादा है, मतलब आपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लगा रखा है, प्रेशर खूब दिया हुआ है। एक चीज़ पहले से बताओ, किसी चीज़ को आप पहले से प्रेशर दे के रखोगे तो कितना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, बोलो, थोड़ा ही बढ़ेगा ना, थोड़ा ही बढ़ेगा ना। ऑलरेडी आप फुटबॉल में जब आप हवा खूब भर देते हो, फिर बाद में जब थोड़ी थोड़ी और भरते हो, तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वहीं पे प्रेशर कम वाले को, P4 से और कम वाली, मान लो एक फुटबॉल है, उसमें आपने कम हवा भरी हुई है इससे इससे कंपेयर टू इससे, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। उसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे हो, मान लो 0 डिग्री भी रखा हुआ आपने सेट करके, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या बोल रहा है। लेकिन अगर वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप रखते हो, लेकिन कम प्रेशर वाले पे, तो वॉल्यूम बढ़ता है। ये तो समझ में आ गई होगी बात। प्रेशर अगर पहले से कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, अगर प्रेशर पहले से ज़्यादा है तो थोड़ा सा बढ़ेगा, जो इस केस में देखा तुमने। और अगर और कम रखा है प्रेशर तो और वॉल्यूम बढ़ेगा, और प्रेशर कम रखा है तो और वॉल्यूम बढ़ेगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो कम प्रेशर वाले को वॉल्यूम कम बढ़ेगा, जिसका प्रेशर ज़्यादा है, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम बढ़ेगा, जिसका प्रेशर कम है उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। या आइसोबार इसको बोलते हैं इस ग्राफ को, ठीक है। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, अब जब टेम्परेचर मान लो 100 कर दो, तब क्या होगा, तब थोड़ा और बढ़ जाएगा वॉल्यूम। और इस पे अब दूसरे कम प्रेशर वाले पे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और बढ़ेगा, ठीक है ना। इस पे आपने न्यूमेरिकल भी किया था, शायद समझ में आया होगा। और कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने होमवर्क भेजा है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा। शुड आई नेम देम, क्या मैं नाम बोलूं जिन्होंने नहीं भेजा, बोलो। देखो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप में से कितने लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है। तो अभी तक इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो बता नहीं रहे, क्यों नहीं भेजा। बाय द वे, कहाँ बिजी हो तुम, ऐसा क्या काम दे दिया था कि मैं तुम नहीं कर पाए। डोंट से यार, ये मत कभी मत बोलना याद नहीं रहा। तुम्हें मैं दिन में कितनी बार याद आता हूँ, बोलो। जब मैं पढ़ाता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ, एक बार भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आता कि सर ने कुछ काम दिया होगा। यार एक बार सोचो क्या काम दिया है, पूछेंगे, गलत बात है ये।
मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा मैं अपने स्टूडेंट की बेइज्जती करूं या उसकी बेइज्जती उसके पेरेंट्स से करवाऊं। क्या आप चाहते हो कि मैं आप पेरेंट्स को सेम वही हाल करूं? चलो भाई आज शुरुआत करेंगे गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ क्या है? ये है प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होगा तो कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। आप कभी भी अगर लॉन्ग ड्राइव में गए हो, मान लो 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर आप जाते हो, गर्मियों के मौसम में जाते हो, हाँ हाँ, टायर नहीं, टेम्परेचर की वजह से भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टायर का जो वॉल्यूम है, अब एक चीज बताओ, टायर का वॉल्यूम तो सेम है, जो साइज है टायर का वो तो उतना ही रहेगा ना, टायर थोड़ी बढ़ जाएगा, बड़ा थोड़ी हो जाएगा टायर। वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। और फिर आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? ड्यू टू फ्रिक्शन, रोड के ऊपर फ्रिक्शन होगा ना उसका, और बहुत गर्मी है, ये सब हॉट समर की बात कर रहा हूँ मैं। हॉट समर के टाइम पे बहुत गर्मी रहेगी जब, तो उस गर्मी में टायर क्या करेगा? बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट होगा। कभी भी जब आप ड्राइव करते हो शुरू में, अगर आपको लंबी ड्राइव पे निकलना है तो एक बार टायर चेक कर लो। कब? इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। हवा ज़्यादा है, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, हवा ज़्यादा है, हवा कम है, या प्रॉपर है, वो चेक करना है। अगर आपने चेक नहीं किया, अगर ज़्यादा है तो बस्ट भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हवा क्या होगी? एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी तो क्या करेगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम, अब आप वॉल्यूम तो बढ़ा नहीं सकते हो, टायर का साइज तो उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, अच्छा जो गैस भरी है आपने वो फिक्स अमाउंट है, गैस थोड़ी बढ़ जाती है। जो हवा आपके टायर में है वो हवा थोड़ी बढ़ती है, हवा तो उतनी होती है ना जितनी आपने भर रखी है। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली, वेरी करती है कैसे? डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। एंड डोंट चेक, डोंट चेक नहीं लिखना चाहिए मुझे, नेवर चेक टायर प्रेशर। कब? ड्यूरिंग द जर्नी। अब ये नहीं है कि डिफ्लेट हो गया तो चेक मत करो, मैं वो डिफ्लेट की बात नहीं बोल रहा हूँ। नॉर्मल कंडीशन में आप जैसे उतरे गाड़ी से, चाय वाय पी रहे हो, खाना वाना खा रहे हो, थोड़ा आराम कर रहे हो, उस समय बिल्कुल भी मत चेक करो। इतना ज़्यादा टायर, इतना ज़्यादा व्हील गर्म हो चुका होता है कि आप कभी कभी हाथ भी नहीं लगा सकते। मालूम है कि नहीं ये बात? आप टच नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है वो। तो आप कभी भी प्रेशर मत चेक करो। अगर आपने प्रेशर चेक किया तो क्या होगा? नहीं, चेक करने से क्या फट जाएगा? यू आर लाइकली टू रिड्यूस द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो बढ़ गया है। और आप जैसे ही चेक करोगे वो 45 दिखाई देगा, और होना कितना चाहिए? मान लो 35 होना चाहिए, 35 होना चाहिए PSI या जो भी मेजरमेंट है उसका, तो वो कितना आपको 45 शो करती, क्या करोगे आप? क्या करोगे बोलो? अरे जल्दी कम करो बोलोगे, है ना? तो आप उसके बाद उसका प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर ठंडा होगा प्रेशर बिल्कुल डिफ्लेट हो जाएगा, कम हो जाएगा प्रेशर, पता लगा वो 25 भी नहीं है। ठीक है, तो क्या देखा आपने यहाँ पे? एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स्ड अमाउंट मैं बता चुका हूँ फिक्स्ड अमाउंट क्यों होता है, तो आपको फिक्स्ड अमाउंट भी रखना है और क्या करना है? कांस्टेंट वॉल्यूम भी रखना है। तो प्रेशर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? वेरी डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या P इज इक्वल टू K। यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं? K3T। तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ P/T इज इक्वल टू K3। ये 1 2 3 कोई मीनिंगलेस बातें हैं, सिर्फ कांस्टेंट क्या के डिफरेंट कांस्टेंट चाहिए, इसलिए हम लोग K1 K2 K3 ले रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। दिस रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, उन दोनों से डिराइव करेंगे।
प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, दैट इज इन केल्विन, याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में। वो ग्राफ है बता रहा है एट कांस्टेंट मोलार वॉल्यूम, कांस्टेंट मोलार वॉल्यूम। देखो मोलार वॉल्यूम भी बोल दिया मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ गैस भी हो गई, मान लो 1 मोल ऑफ गैस है मान लो। सो ईच लाइन ऑफ दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोकोर, मैंने बताया था ना कोरिक ग्राफ बोलते हैं। आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम वाला। हाँ बस्ट होती है, नॉट पंचर, हवा भी निकल जाती है, बस्ट भी हो जाती है। अगर कब होती है बता दूं मैं आपको, अगर टायर बिल्कुल वीक है तो, ठीक है, टायर वीक है तो होगा। टायर आपने मजबूत नया डाल रखा है कुछ नहीं होगा, क्योंकि टायर में इतनी तगड़ी स्ट्रेंथ है उसको फटने नहीं देगा। ये सारी कहानी होती है जब आपके टायर वीक होते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ये आपने वॉल्यूम आपने कम करके रखा हुआ है, ज्यादा करके रखा हुआ है, यहाँ बता रहा है कि V4 सबसे ज्यादा है। वॉल्यूम यहाँ ये वाला ग्राफ जो बता रहा है कि यहाँ वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, बड़ा वॉल्यूम रखा हुआ है आपने, कांस्टेंट रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है मान लो कुछ किसी चीज का, ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है। तो ये वॉल्यूम तो वॉल्यूम जहां पे भी रखोगे फिक्स रखोगे आप, मान लो एक टेम्परेचर आपने ले लिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 केल्विन, सॉरी 200 क्यों 300 लो ना, ज्यादा अच्छा रूम टेम्परेचर। 300 केल्विन की बात हो रही है और यहाँ वॉल्यूम बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा का मतलब समझ रहे हो, जो आपका पॉट है, बर्तन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी आपने जो ले रखा है वो काफी बड़ा है वॉल्यूम, और फिक्स रखा हुआ आपने बड़े वॉल्यूम वाले को। 300 जब आप टेम्परेचर लेते हो तब आपको ये प्रेशर इतना मिलता है, सर्टेन अमाउंट। लेकिन वहीं अब ध्यान दे सुनना, आप समझने वाली बात है, ये वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है की बात कर रहा है तो प्रेशर कम बढ़ेगा बता रहा है, ठीक है ना, 300 पे। अब उसी 300 पे ध्यान देना, उस 300 पे आपकी V3 है, V3 V4 से कम था, मतलब जिसका वॉल्यूम कम है, जिसका वॉल्यूम कम है, छोटा है वॉल्यूम, छोटे वॉल्यूम में टेम्परेचर सेम रखते हो और नंबर, अच्छा एक चीज तो याद रखना ही रखना है कि नंबर ऑफ मोल तो उतने ही रखने हैं, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ गैसेस उतनी ही रखना आपको, सबके लिए बराबर है। अब एक चीज बताओ, ज्यादा वॉल्यूम वाली जगह में नंबर ऑफ मोल रखे आपने और कम वॉल्यूम वाली जगह पे नंबर ऑफ मोल रखे, तो प्रेशर पहले से ही किसमें ज्यादा रहेगा? अरे यार आप समझ ही नहीं पा रहे हो। देखो वी वॉल्यूम आपने छोटा लिया हुआ है मान लो, चलो मैं कुकर की बात करता हूँ, कुकर की बात करते हैं, ये V4 सबसे बड़ा है, मान लो 10 लीटर वाला कुकर है, आप तो समझोगे, ये 5 लीटर वाला कुकर है, 3 लीटर वाला कुकर है, 2 लीटर वाला कुकर, अब ठीक है। तो बड़ा कुकर लिया आपने, सब में अमाउंट ऑफ एयर उतनी ही रखी है। अब 300 पे जब आपने इसको हीट किया तो उसमें प्रेशर इतना बढ़ेगा सिर्फ, लेकिन वो उतनी ही गैस जब आपने भर रखी है 5 लीटर वाले में तो जगह हो गई कम और टेम्परेचर आपने उतना ही 300 दिया है, याद रहे। अब जगह जब कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? अब समझ में आ रहा है तुम्हें? और अगर वही 3 लीटर का टेम्परेचर, तो मैंने कांस्टेंट रखा, रुको ना, अभी अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, सुनो अभी ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा। फिर मैंने क्या किया, 3 लीटर वाले में फिर से उतना ही 300 मान लो टेम्परेचर, ज़्यादा बढ़ा लो 400 कर दो, अभी जस्ट एक एग्जाम्पल है बस। और फिर उसके बाद ये प्रेशर और बढ़ गया, जब 3 लीटर वाले में और 2 लीटर वाला होगा तो और ज़्यादा प्रेशर शो करेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया भाई, नंबर ऑफ गैसेज, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल तो उतने ही हैं, और टेम्परेचर जैसे 300 करोगे आप उसका उसका फट से प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर मान लो 400 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो आप, इसका मैं कलर बदल देता हूँ, रेड कलर, चलो भाई 400 कर दिया मैंने। अब 10 लीटर वाला जो है 10 लीटर वाला, उसको मैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया
तो ये प्रेशर होता है उसका। ध्यान से अब आप रेड वाले को देखो, बस ब्लू को मत देखो, इसलिए मैंने कलर बदला है। अब जबकि दूसरे वाला जो 5 लीटर वाला है, अब उसके अंदर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 400 केल्विन तक लेके जाते हैं, तो उसका प्रेशर इतना बढ़ गया। देखो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वही प्रेशर देखो कहाँ पे कितना बढ़ गया है। देखो और 3 लीटर वाले में कितना होगा, देखो 3 लीटर वाले में और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये और ऊपर लेके जाओ। और 2 लीटर वाला तो जाने कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक प्रेशर आ जाएगा उसका। अब आप मुझे बता सकते हो कि समझ में कुछ है? देखो टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ गया। देख लो 400 किया तो ये प्रेशर देखो, जबकि वो 10 लीटर, ये वॉल्यूम ध्यान रहे ये 10 लीटर वॉल्यूम है, लेकिन 300 केल्विन पे है ये। लेकिन जैसे ही 400 के केल्विन पे किया 10 लीटर वाले को, तो ये प्रेशर इतना हो गया। देखो वही 2 लीटर वाला है, देखो 2 लीटर वाले कुकर में 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखा था, तो ये था प्रेशर, ये था प्रेशर उसका। लेकिन जब 400 किया तो ये प्रेशर इतना बढ़ गया। देखो उसका, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है? व्हेन यू आर कीपिंग प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? यार मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ, अगर आप लोग इसके न्यूमेरिकल वगैरह नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसके रिवीजन नहीं कराने वाला हूँ, और मैं रिवीजन इसीलिए नहीं कराता हूँ कि ज़रूरत क्या है, मैं इतना बढ़िया से आराम से सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप पढ़ो। अब ये मत सोचो सर गाना गाएंगे यार हम सुनेंगे, वो काम नहीं करना मेरे साथ। मैं पहले बता दे रहा हूँ, हैंड टू हैंड पढ़ो, इतना बढ़िया पढ़ो कि रिवीजन खुद ही कर लो आप। तो ये आपको याद रहेगा P/T=K। ठीक है, पढ़ते रहना आप, छोड़ना नहीं पढ़ाई। हाँ तुम्हारे पास कोई एग्जाम आ गया है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं रोक दूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ पढ़ाई ना हो। अब आगे एवोगैड्रो लॉ, रिलेशनशिप है वॉल्यूम और अमाउंट की, अमाउंट रिलेशनशिप। तो पहले मैं आपको कुछ बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं, तो अब आपकी समझ में आएगा। चलो अब मैं फिर से बात करता हूँ, बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट की बात करूंगा मैं। 1 मोल मैंने हाइड्रोजन गैस ली, मान लो कितनी ली, 1 मोल, और मेरे पास एक कंटेनर है, ध्यान देना भाई, एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने 1 मोल गैस ली और इसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर एट कांस्टेंट एट व्हाट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है ना, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है ना, तो टेम्परेचर प्रेशर कितना 293 है शायद ना, या 297 है। हाँ तो 25 है तो 297 आएगा। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ तो हो तो गया ये 297, बोल तो रहा हूँ 25 डिग्री से। हाँ तो 297 केल्विन टेम्परेचर रखना है आपको, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब आपको ये ध्यान रखना है, एसटीपी जब भी मैं बोलूँ तो इसका मतलब यही है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये 22.4 लीटर, ध्यान देना प्लीज, 22.4 लीटर कंटेनर के अंदर 1 मोल ऑफ H2 आएगा, और इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। किसके मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन गैस के। सेम वे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं, अब फर्क सिर्फ एक ही है, देख लो, ये पूरी की तौलोगे तो 2 ग्राम आएगा बस, ओनली 2 ग्राम। लेकिन अगर मैं वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं, और 1 मिनट, सेम बॉक्स में ले लेता हूं, जो भी कंटेनर मेरे पास है, एयर सील्ड है ये, और इस इसके अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। किसके मॉलिक्यूल होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन अगर मैं तोलूंगा इस गैस को तो वो मुझे 44 ग्राम होगी गैस, और वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। हर बार 22.4 लीटर ही होगा। 1 मोल कोई सी भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, कोई सी भी गैस हो, तो वो उतनी ही आएगी उसी बॉक्स के अंदर एट एसटीपी। लेकिन फर्क सिर्फ ये रहेगा
कि उसका मास कितनी भारी है उस पर डिपेंड करेगा। वो 32 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन गैस है, तो नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम होगी गैस। लेकिन याद रहे अगर 1 मोल ली ही गैस मैंने, तो 1 मोल गैस का मतलब है 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑक्सीजन मैं इसमें डालूंगा तो इसका वॉल्यूम होगा 22.7 22.4 लीटर, और उसके अंदर अगर मैं सबको काउंट करूंगा तो इतने मॉलिक्यूल मिलेंगे। आप ये बात बताएंगे मुझे समझ में आया कि नहीं? बोलो, अगर कुछ डाउट है तो बोलो। डाउट है तो फिर पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत तसल्ली से बैठा हूँ। और जनरली इसीलिए मैं आपकी क्लास के बाद में क्लास नहीं रखता हूँ, जिससे कि मैं तबीयत से उसका उस दूसरी क्लास की टेंशन ना रहे मुझे। बताओ किसी को किसी तरह का डाउट है तो ये हाँ 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 बोलो। सर ये 22.4 जो लीटर आया सर, ये बता दीजिए। ये 32 ग्राम सर, 22.4 लीटर ही आएगा। ये रहा, कल भी मैंने बताया था। कोई भी गैस, द प्रीवियस स्टैंडर्ड स्टिल ऑफन यूज एंड अप्लाइज टू ऑल केमिस्ट्री डाटा मोर देन डिकेड ओल्ड। इन दिस डेफिनेशन एसटीपी की बात समझना। एसटीपी क्या डिनोट करता है? द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री, अरे 273 है भैया। बट प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखना भाई, 273 केल्विन। 0.15 लिखना है तो लिख लो, नहीं तो छोड़ दो। तो 273 केल्विन टेम्परेचर हो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तब उस पे जो भी आप 1 मोल गैस लोगे तो वो कितनी जगह घेरेगी? 22.4 लीटर जगह घेरेगी। मैंने यहाँ पे उसने लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जब 1 मोल गैस, कोई सी भी 1 मोल गैस होती है तो 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो इस बात को कि वो एवोगाड्रो नंबर जितने उसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे। चलो बोलो, अब समझ में नहीं आया तो आगे बोलो। वो 298 इसके अंदर था। हाँ, सर लीटर जो यूज हुआ है सर, ये क्या करेक्ट होगा स्पेस के लिए? 100% एक्सपेरिमेंटल है यार। अब क्या कोई गिनता रहेगा क्या इस एवोगैड्रो नंबर को? क्या ये करेक्ट होगा? करेक्ट है तो मुझे दिखाओ कि भाई 6.022 इंटू 23 होगा। कौन गिन सकता है? कोई भी नहीं गिन सकता, आज तक दुनिया में किसी ने नहीं गिना। ये सिर्फ कैलकुलेटेड है। हाँ बोलो। 22.4 जो लीटर है सर, हाँ, ये स्पेस के लिए यूज हुआ है या यस यस, एग्जैक्टली बिल्कुल उतनी ही जगह घेरेगा। सही बात है, जो बोल रहे हो उतनी जगह घेरे। गैस है ना यार, उतनी जगह घेरेगी। और प्रेशर बढ़ाना घटाना नहीं है, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रखना है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे। ये नहीं है कि बाहर घमासान 40 डिग्री का सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चल रहा है और आपने 22.4, तब नहीं होगा, ये कैसे भी नहीं होगा, बहुत बढ़ जाएगा, फिर और ज़्यादा जगह घेरेगा। सर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है सर, गैस को लीटर में कैसे मेजर करें? अरे भैया, अगर आप, हाँ ठीक है मैं समझ गया। गैस को और कैसे मेजर करते हैं? अगर उसका वॉल्यूम करते हो, ध्यान देना। अभी आपको शायद इसके बारे में नहीं पता है। ये क्यूबिक डेसीमीटर में भी कन्वर्ट करते हैं सो दैट उसका वॉल्यूम उस फॉर्म में भी आए। क्या आपने 10th क्लास में लीटर और क्यूबिक मीटर पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं बताओ मुझे। तो बस वही है, लीटर से आप क्यूबिक मीटर या क्यूबिक में जो सेंटीमीटर जो भी लेना है उसमें कन्वर्ट कर लो, वो भी तो वॉल्यूम है। जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो भी है, आएगा, ऐसे आएगा, चिंता मत करो, घबराओ मत, तब आएगा। तो सर ये हाँ, जो नहीं नहीं, 293 293 और 273 है वो, इसको मैं गिन लिया था 298 को, मैं भूल गया था। हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर में फर्क है। ये 1 बार प्रेशर कितना होता है? 10⁵ केल्विन, वो 5 पास्कल। 1 बार कितना होता है? 1 बार कितना होता है? 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। और ये कितना होगा? दोनों में फर्क है, देख लो भाई, पहले देख लो फिर बाद में समझना। 1 बार प्रेशर आप जब भी बोलोगे तो प्रेशर कम है, किससे कम है?
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। क्यों कम है अभी बताता हूं, रुको। एक बार प्रेशर होता है 10 टू द पावर 6 सॉरी 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है ना। तो और इधर इधर यहाँ पे देता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, फिर यहाँ पे इसको देखो, ये लिखो यहाँ पे 101.325 के पास्कल। के मतलब क्या, 1000 किलो। तो आप इसको किलो से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा ये 101। ये पॉइंट कहाँ से रख के आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 325 पास्कल। तो चलो इसको भी ये पावर की फॉर्म में लिखो। अगर आपको डेसिमल लगाना होगा तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा, अगर 0.5 लिखना है तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो कितना ज़्यादा है देखो, अगर आप काउंट करते हो तो ये 1 है, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 है, और ये कितना है 1.013, इतना 1.013 काफ़ी है, इतने इतने पास्कल हो जाएगा ये। तो कितना कितना ज़्यादा है, जहाँ 1 है वहाँ पे 1.013 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी ज़्यादा की वजह से ध्यान से सुनना प्लीज़, इसी ज़्यादा, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है तो प्रेशर लगाएगा तो वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, इसीलिए वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। लेकिन वहीं जब आप एक बार प्रेशर लेते हो और 298 केल्विन टेम्परेचर लेते हो तब इसका वॉल्यूम आता है 24.78, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम होगा तो एक्सपेंशन ज़्यादा रहेगा ना। तो यहाँ पे कितना आता है देखो 24.789 लीटर पर मोल, एक मोल में इतने लीटर आएगा। अगर आपकी समझ में आया तो आगे बढ़ो, नहीं तो और कुछ पूछना है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही है मुझसे बार बार मत बोलना सर फिर से करा दो। हाँ एक्सट्रीमली कुछ ज़्यादा ही मैं जल्दी में कुछ करा के आगे निकल गया हूँ तो मैं ज़रूर कराऊंगा, वैसे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ो नहीं, आप भूल जाओगे। सुनना ध्यान से, आप अभी पढ़े भूल जाओगे 6 महीने बाद, फिर आपको पता है क्या लगेगा, अरे यार सर बता दे तो बहुत अच्छा है, हम अपना सर क्यों फोड़े। मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं वहाँ पे आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। आप पढ़ो, समझ में नहीं आया तो बताओ सर ये लाइन समझ में नहीं आया, ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया, तब मुझे बहुत मज़ा आएगा समझाने में, फिर मैं समझ जाऊँगा कि आपने पढ़ा है। अब आप सोचो कि बिना पढ़े बस सर गाना गा दे बस, तो याद रखना वहाँ मैं साथ नहीं दूंगा बिल्कुल भी। हाँ जी, और किसी को डाउट? ये समझाना बहुत ज़रूरी है और मुझे मालूम है ये कोई नहीं समझाता, ये नहीं समझाते लोग। आपके यहाँ समझाया गया ये? हाँ भाई हाकिम पेट, ये देखो यहाँ हाँ मुझे मालूम है यार नहीं पढ़ाते। ये देखो यहाँ पे लिखा ना एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, क्या है ये 1 मोल है। 1 mole gas has been determined to be these many particles and is known as Avogadro constant, जो कि आप 9th क्लास से या 10th क्लास में सब जगह यूज करते हो। तो चलो इसको देखते हैं और अच्छे से। मैं तो इसको आपको पीछे लेके गया था दिखाने के लिए कि किस तरह आगे बढ़ता है। तो एवोगैड्रो ने क्या बताया, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, तो याद रखो आप, मैं ये जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ अंडर द सेम कंडीशन, ये बताने के लिए, इसी लाइन को बताने के लिए आपको मैंने वो डब्बे बनाए थे, जो बार बार डब्बे बनाए थे वो इसीलिए बनाया था कि यहाँ क्या बोल रहा है देखो, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस है सबके बारे में बोल रहा है, अंडर द सेम कंडीशन, सेम कंडीशन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ गए, ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इक्वल नंबर कितने थे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने मॉलिक्यूल होंगे। क्या अब समझ में आया कि नहीं, एक बार में समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर बोलो फिर समझाऊंगा। क्या सबको समझ में आया? गर्ल्स, यार गर्ल्स गर्ल्स यही हैं बैठी हैं लेकिन बिल्कुल आवाज़ ही नहीं करती हैं, आवाज़ ही नहीं करते, बोलते नहीं हैं, पूछा करो ना, पूछते नहीं हो। देखो या तो अब मुझे एक ही डाउट आएगा, या तो आपको सब आ रहा है समझ में, और या तो चलो ठीक है, नहीं आ रहा होगा, मैं लड़कियां इंटेलिजेंट है, नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, दिस मीन्स दैट
एज लॉन्ग एज टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट। ध्यान रखना, टेम्परेचर प्रेशर आप नहीं बढ़ा सकते, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फिर मामला खराब होगा फिर तो। और इसीलिए बोल रहा है वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। उसका वॉल्यूम किस पे डिपेंड रहेगा, उस गैस के कितने नंबर हैं, कितने पार्टिकल हैं, कितना प्रेशर है और कितना टेम्परेचर है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा बताओ, चलो यहाँ पे बोल दिया ना आपने, टेम्परेचर रिमेन सेम। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या होगा, तो वो एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मान लो वो कंटेनर आपने ऐसे बना रखा है कि अगर जरूरत पड़े तो पिस्टन की तरह है, वो उठ जाएगा, ऐसे ऐसे मान लो। अगर आपने हीट किया इसको तो ये थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लेगा, तो वो 22.4 लीटर की जगह कुछ और हो जाएगा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो। इसीलिए वो बोल रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और कांस्टेंट कितना रहता है, 0 डिग्री टेम्परेचर एंड कितना प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर। और 1 एटीएम और 1 बार में फर्क देख लेना आप, दोनों नंबर आपको याद होने चाहिए। 1 एटीएम कितना है, 1.013, बस काफी है इतना तो। ठीक है, आगे देखो, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी एन नंबर, एन का मतलब कितने मोल है, जितने मोल होंगे उतना उसका वॉल्यूम उतना ही होगा। एक मॉल्यूम है, एक एक मोल है तो कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, आर वी कैन से V इज इक्वल टू K4n। तो चौथा ये गैस कांस्टेंट आपको मिलता है इन केस ऑफ एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट आपको कितना होता है, 6.022 इंटू 10^23। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोला वो यही है। ठीक है, यस सर। बढ़िया समझो, धीरे समझो, बहुत अच्छा समझो, लेकिन बार बार ये नहीं है कि सर फिर बताओ, भाई खुद भी मेहनत करो थोड़ा। सो अब देखना यहाँ पे ध्यान से, सिंस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। भाई वॉल्यूम किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो 1 मोल ऑफ ईच गैस एट, अब यहाँ से आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव सेम वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है, मैंने हर बार एक बॉक्स नया बनाया था और वो सारे के सारे बॉक्स 22.4 लीटर के थे। तो जितनी भी गैसेज आप ले लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ध्यान दे सुनना फिर से, अगर आप एसटीपी पे देखते हो तो सब का वॉल्यूम एक मोल गैस का 22.4 लीटर ही होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मींस, उसका मतलब बता रहा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता क्या है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यू कैन से 273.15 केल्विन, ये टेम्परेचर, और 1 बार प्रेशर दैट इज एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल प्रेशर। सो दीज वैल्यू अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग टेम्परेचर, क्या होता है, ऑलमोस्ट फ्रीजिंग, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो फ्रीजिंग टेम्परेचर है ऑफ वाटर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, और जो प्रेशर होगा कहाँ का होगा, सी लेवल का। एट एस टी पी मोलार वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल बोल रहा है ध्यान रखना, रियल नहीं बोला है, आइडियल गैस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैसेज इज 22.7 लीटर पर मोल। ठीक है, मोलार वॉल्यूम ऑफ सम गैसेज इज गिवन द टेबल। तो कुछ किसी किसी के वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, हर एक की अलग अलग है। आर्गन की 22.37, कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ा थोड़ा वेरी करती है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो नंबर ऑफ मोल कैसे पता करता है भाई, जितना मास है, मान लो थोड़ी देर के लिए 56 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन है, एक मिनट, अगर 56 ग्राम नाइट्रोजन है तो कितने मोल है भाई, हमको मालूम है ना 28 ग्राम का एक मोल होता है, तो 28 से डिवाइड कर दो तो हमको पता चल गया कि हाँ यार 2 मोल गैस है। नहीं आया समझ में, अरे बोलो, हाँ। तो वो बता रहा है कि नंबर ऑफ मोल कैसे पता करना है, तो उसका जो मास है उसके मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर ही होगा ज़्यादातर, तो मॉलिक्यूल ही बनता है ना, एटॉमिक तो उसके उसके केस में है क्या नाम, नोबल गैसेस के लिए। ठीक है, तो एम का मतलब मोलार मास, एम स्मॉल एस का मास ऑफ
गैस अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो क्लियर हो गया होगा ये भी। और साथ में यहाँ क्या बोलता हूँ, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, m/m। क्लियर हो गया है तो v इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम। हाँ भाई वॉल्यूम बताओ, v इज इक्वल टू ये क्या था, देखो इधर ये रहा ना, रिलेट करो इसको, रिलेट करो v डायरेक्ट या इससे इससे रिलेट करो, v इज इक्वल टू k4n, k4n और n की जगह पे n की जगह पे n की जगह पे ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू k4 इस n की जगह पे m/m लिख देना है। m का मतलब मास, m और दूसरा m बड़े कैपिटल M का मतलब मोलार मास। ठीक है, तो इक्वेशन 5.13 ये जो ऊपर वाली ये 13 है, दैट कैन बी रीअरेंज करने पे। अब ध्यान देना, अगर इसका मोलार मास किसी गैस का निकालना हो तो लेफ्ट साइड में रख लो, तो क्या आएगा k4 m/m। और अब ध्यान से सुनना, इस m/m की जगह पे क्या लिखता है ये d, k4d। हाँ यार v होना चाहिए एक, हाँ ये v इधर है, ये मिसप्रिंट है यार, इतना खतरनाक मिसप्रिंट भी होता है क्या, m तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है। हाँ ठीक, या तो वही है, एक मिनट तो वही मैं देखिए, मेरा कलर कहाँ फंस जाता है यार, परेशान करता है यार ये। अब आ गया। हाँ तो मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ ये दो बार m है, देखो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी, तो ये रॉन्ग है। और जब और साफ पता चल रहा है मुझे d चाहिए, तो d का मतलब है यहाँ पे m रहेगा और यहाँ v आएगा। भाई मास बाई वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी, तो kd आएगा ये। थोड़ा दिमाग अपना लगा लो यार, आ जाएगा। स्प्रिंट मार दिया उसने। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हियर डी इज डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है ना, बाकी और कुछ भी नहीं है, समझने के लिए है। यहाँ बोलता है गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड आइडियल गैस, जो कि आइडियल गैस होती ही नहीं है। तो अगर आइडियल गैस नहीं होगी तो रियल गैस होगी। तो रियल गैस और आइडियल गैस में क्या फर्क है, डेविएशन। बात समझ रहे हो कि नहीं, कुछ ना कुछ डेविएशन होगी, जो प्रॉपर्टी आप उससे उम्मीद करते हो वो प्रॉपर्टी एग्जैक्टली वो शो नहीं करेगी। बताऊंगा मैं अभी कैसे होगी वो, कंप्रेसिबिलिटी पे बताने वाला। आज मैं एक चीज प्लान किया हूँ कि जो आपके सिलेबस में है ना, आज सुनना ध्यान से, जो आपके सिलेबस में आज खत्म हो जाएगा अभी के सिलेबस में। लेकिन एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं पहले, फिर मैं आप, लेकिन मैं चाहता हूं पढ़ाना, ठीक है। चलो आगे देखो, चलो हैंड टू हैंड पढ़ाऊंगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं आज का मैं सिलेबस उतना करा दूंगा जो आपके सिलेबस में अभी है। हाँ जी, अब आ गई आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस मतलब जो अभी चारों रूल्स को फॉलो करने वाली गैसेस के बारे में बता रहा। अभी जो जितने भी पढ़े ना आपने, उन सारे रूल्स की बात करेगा यहाँ पे। सारे रूल कैसे बता रहा है, एक तो वॉल्यूम इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ हो गया, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एवोगाड्रो लॉ। तो इन तीन लॉ से ध्यान देना, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। इन तीनों लॉ से अगर आप ध्यान से देखो तो v ये भी v ये भी v, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और t ऊपर रख के p नीचे लिख दिया हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको इक्वल लिखूंगा और ये r इक्वल कर दूंगा मैं r क्या है, r जो है गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ये जो टॉपिक अभी चल रहा है ये सबसे खतरनाक सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे इसको सीख ही नहीं पाते कभी भी, और जिसकी वजह से हमेशा मुंह फाड़े रहते हैं, समझ में ही नहीं आती बातें। क्यों, क्योंकि बेसिक सीखना नहीं चाहते। बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, और अभी आप बेसिक ही पढ़ रहे हो। खास करके मैं फर्स्ट बुक को तो बिल्कुल बेसिक बोलता हूँ, लेकिन सच पूछो तो पूरी की पूरी 11th क्लास ही बेसिक है। फिर अगर मैं BSc MSc की बात करूं तो भैया 11 12 दोनों बेसिक है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप हायर क्लासेज में कुछ करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, मन लगा के अच्छे से पढ़ो। जितना जो काम आपको सौंपा जाए उस काम को करो। एनीवे, तो ये गैस लॉ है।
अभी कैसे बनेगा इसको, और भी इसको रिफाइन करेंगे। तो P इधर की तरफ ले जाओ, बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है। तो PV इज इक्वल टू NRT, बड़ा फेमस फॉर्मूला है। PV इज इक्वल टू NRT, ये रट्टा मार के रखते हैं, बहुत ही फ्लो में भी याद रहता है। PV इज इक्वल टू NRT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, मालूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, T टेम्परेचर है, और R क्या है, गैस कांस्टेंट। तो ये हमेशा आप याद रखना। अब यहाँ पे क्या बोलता है, गैस कांस्टेंट कैसे निकलेगा। गैस कांस्टेंट को R को अगर यहीं रहने दो तो PV लेफ्ट साइड में और NT नीचे आ जाएगा। तो PV इज इक्वल टू NT। R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस, ये सब के लिए सेम है। Therefore it is also called universal gas constant या आइडियल गैस इक्वेशन। आप इसको बोल देंगे आइडियल गैस इक्वेशन या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, यस सर। हो ना इधर ही। अब ये इक्वेशन 5.18 की बात करता है, ये वाली, R इज इक्वल टू PV बाई NT shows that the value of R depends upon units in which PVT are mentioned। मैं इसी की बात कर रहा था कि इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन है। इफ 3 वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन आर नोन, अगर 3 वेरिएबल है, तीनों का पता है, तो फोर्थ कैन बी कैलकुलेटेड। अब आप बोलोगे यार यहाँ तो 5 दिखाई दे रही हैं, है ना, 1 2 3 4 5, ये तो 3 और 4 की बात करता है, क्या बोलते हो। तो क्या गलत बोल रहा है ये? प्रशांत, यस सर। मजा आ रहा है हमारी क्लास में? सर इसमें प्रशांत, यस सर। आपके जो डाउट सोर्स रहते थे अब तो समझ में आने लग गए ना। क्लास बहुत लेट ज्वाइन किए थे ना अपने स्कूल में, अभी तो दिक्कत नहीं है ना कोई भी। सर आपकी आवाज फंस रही है सर। अभी भी आवाज फंस रही है? क्यों भाई, आवाज क्यों? हमारे लिए क्लियर है। अच्छी बात है। आवाज अभी भी, प्रशांत तुम्हें आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही क्या? उसके नेट की प्रॉब्लम है, लेफ्ट हो गया अगर तो उसका नेट गड़बड़ है। चलो ध्यान दो, वो बहुत दूर से पढ़ रहा है ना। कहाँ से पढ़ रहा है मालूम है? यूपी में है। चलो आगे ध्यान दो। तो इक्वेशन 5.18 shows that the value of R depends upon, किस पे डिपेंड करता है, PVT and are measured if 3 variables in this equation are known, fourth can be calculated। रीजन बिहाइंड R की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी भाई, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें से बता रहा है 3 की वैल्यू अगर पता है तो चौथा निकाल लेना, क्योंकि R की वैल्यू तो पहले से गिवन रहेगी। अब वही R की वैल्यू ही मैं समझाने चल रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना है, बच्चे समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या बोलता है, P इज इक्वल टू NRT बाई पी, मालूम है आपको NRT एंड PR कांस्टेंट। दिस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल टू एनी गैस, किसी भी गैस के लिए है, अंडर दोज कंडीशंस व्हेन बिहेवियर ऑफ गैस अप्रोचेज आइडियल बिहेवियर। कब? जब वो कोई भी गैस, देखो 100% कोई भी गैस तो आइडियल होती नहीं है, लेकिन वो बता रहा है कि कुछ ऐसी कंडीशन रखना है कि वो आइडियल गैस के अप्रोच करे, आइडियल गैस का बिहेवियर की तरफ अप्रोच करे। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ध्यान से सुनना प्लीज, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एसटीपी। एसटीपी का मतलब है टेम्परेचर जब 273.15 केल्विन होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 1 बार प्रेशर। याद रखना, अगर टेम्परेचर 0 रखा आपने और प्रेशर रखा 1 बार, देखो उल्टा है मामला यहाँ पे, 1 बार ना कि 1 एटमोस्फेयर। अगर ये 1 एटमोस्फेरिक होता तो ये होता 22.4, लेकिन यहाँ पे इसने क्या रख दिया, 1 बार, मतलब प्रेशर कर दिया कम। टेम्परेचर तो 0 रखा है लेकिन प्रेशर कितना कर दिया, 1 बार। 1 बार कम होता है, इसीलिए उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.7 लीटर पर मोल। ठीक है, याद रखना है। वैल्यू ऑफ R फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड अंडर दिस कंडीशन। R इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे P फॉर प्रेशर, ध्यान दो, अगर मैं R यहीं रख लूँ तो V और P यहाँ आ जाएगा ना, VP।
P फॉर प्रेशर, प्रेशर कितना है 10⁵ पास्कल, ये 1 बार प्रेशर की बात कर रहा है। 1 बार कितना होता है 10⁵ पास्कल। अब इस कंडीशन में इसका वॉल्यूम कितना होगा, V, P के बाद V है PV, तो V कितना है 22.7 इंटू, अब ध्यान देना, अभी सुनना है ध्यान से भाई, कहाँ गया ये प्रशांत, प्रशांत यस सर। हो ना, ठीक है, अभी ध्यान देना, तुम्हारा डाउट क्लियर होने वाला है यहाँ पे। अभी अभी आप, मैंने बता, अरे ये क्या हो गया ध्यान देना भाई, अभी अभी मैंने बताया कि 1 बार प्रेशर होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तब इस केस में 22.7 लीटर आएगा। अब यही 22.7 लीटर की बजाय 22.7 लीटर की बजाय ये क्या लिख रहा है देखो, 22.7 डिवाइडेड बाई 1000, देखो डिवाइड बाई 1000 है कि नहीं बताओ, इतने क्यूबिक मीटर। अगर आप 1000 से डिवाइड कर देते हो तो इतने क्यूबिक मीटर हो जाता है। शायद ये बात हजम नहीं हुई होगी, और हजम करना है तो आपका हाजमा ठीक कर देता हूं मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, सुनना समझना है कि अगर 1 क्यूबिक मीटर, ध्यान से सुनना सभी लोग, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर हाइट का एक आप बॉक्स बनाओ, या ईंट जोड़ के कुछ सीमेंटेड करके एक बड़ा सा डब्बा बनाओ या कंटेनर बनाओ, 1 क्यूबिक मीटर होना चाहिए, 1 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आप मुझे बताओगे उसके अंदर कितना पानी आएगा, कितने लीटर? 10th क्लास की बात पूछ रहा हूँ मैं, 10th क्लास की बात पूछ रहा हूँ मैं। तो ये 1000 लीटर पानी आता है, 1000 लीटर आता है। तो क्या मैं 1 लीटर को ऐसे नहीं लिख सकता? तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि रुको अभी आ रहा है, कहीं नहीं जाएगा भाग के। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी अब। और फिर उसके बाद नीचे 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल, एन भी तो है ना ऊपर फॉर्मूले में, तो एन की जगह 1 मोल और टी की जगह टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.15 केल्विन। और फिर इसको कैलकुलेटर से आप नाप लेना, यहाँ पे 10⁻³ है, यहाँ 10⁵ है, यहाँ आपको 10⁻² मिलेगा। ठीक है, इसको डिवाइड, अगर देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन इन दोनों की करनी है बस। ये दोनों तो कैलकुलेटेड है, 10⁻² आएगा प्लस, इसको इससे डिवाइड कर दो बस। तो डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है 8.314। ध्यान से सुनना, आपकी यूनिट क्या बनती है देख लो, 8.314 PA पास्कल प्रेशर वाला, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर, टेम्परेचर के लिए पर केल्विन, केल्विन ऊपर जाएगा ना अब भाई, केल्विन केल्विन तो ऊपर जाएगा तो पर केल्विन, और 1 मोल है तो 1 मोल ऊपर जाएगा तो माइनस पर मोल। तो ये यूनिट भी आपके इस पे डिपेंड करेगी, आर की यूनिट बदलती है, इनफैक्ट बदलती नहीं है, वही रहती है, बस फर्क सिर्फ ये है कि आप जब उसकी कैलकुलेशन में यूनिट चेंज कर दोगे तो उसकी बदल जाती है। अब जरा ध्यान से देखो, ये आ गया नंबर, कैलकुलेटेड नंबर आपकी भी सेम है, लेकिन यहाँ बोलता है 10⁻²। अब आप बोलोगे ये क्या मुसीबत है? मुसीबत कुछ नहीं है, ध्यान से देखना, इस पास्कल की जगह बार है, दिख रहा है, और पर मोल की जगह पर मोल है, पर केल्विन की जगह पर केल्विन। तो एक काम करो, रुको 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 थांबा, ये पर केल्विन पर मोल और पर केल्विन पर मोल इसकी तो खड़ा दो, इसको इनको गेम से बाहर करो, ये दोनों तो सेम है। तो कहानी में ट्विस्ट क्या है, बार की जगह पास्कल की जगह बार आ गया है ना, और यहाँ क्यूबिक मीटर की जगह पे लीटर आ गया। अब आप इसको कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, या मैं समझाऊं? अरे मैंने पीछे कुछ रिलेशन दिए ना, क्यूबिक मीटर अगर आप लीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? अब वो तो आपका काम है यार, इतना तो करना चाहिए ना। पास्कल की जगह बार है
तो ये पास्कल बार भी मैंने बता दिया है, ठीक है। ये देखो पास्कल लिखा ही हुआ है, समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। और अगर आप इसको एनर्जी की फॉर्म में देखोगे तो आपको मिलेगा 8.314 जूल। अब ये पास्कल और क्यूबिक मीटर मिलके क्या बनते हैं, एनर्जी। आप एनर्जी पढ़े होगे नहीं अभी, हैं? अभी वर्क एनर्जी, हाँ फिजिक्स में आया, तो ये पढ़े हो कि नहीं इस चीज़ को आप, वर्क एनर्जी में। ये वर्क एनर्जी में जूल में कैसे कन्वर्ट होता है, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम जूल में एनर्जी के इक्वल कैसे होता है, मालूम है या नहीं। तो ये उसकी भाई ये जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी, है ना। तो ये क्या होता है, जो पास्कल प्रेशर लगाते हो ना जब किस चीज़ पे, तो वर्क डन होगा। फिजिक्स पढ़ाऊँ क्या मैं अब, तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन का एनर्जी, वर्क डन क्या एनर्जी है, वो भी तो वर्क डन भी तो एनर्जी है। तो एनर्जी कैसे कैसे मिल रही है आपको, प्रेशर और कितना वॉल्यूम घेरता है। मान लो एक पिस्टन है, तो पिस्टन के ऊपर यहाँ वॉल्यूम कितना है और इसके ऊपर प्रेशर कितना लगाते हो, है ना। तो P इंटू वी यहाँ पे क्या देगा, वर्क डन। नहीं आ रहा समझ में क्या, बिल्कुल आएगा। हाँ यूनिट बदल रही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट को कन्वर्ट करके वो डायरेक्ट जूल लिख रहा है। दोनों की देखो दो एनर्जी है, यहाँ बार लीटर, यहाँ पास्कल क्यूबिक मीटर, दोनों है, दोनों को साथ में लेके इसने क्या कर दिया, जूल ले लिया, जूल पर केल्विन पर मोल। नंबर रिमेन सेम, ध्यान रखना 8.314 8.314 8.314, तीनों केस में वही रहता है, लेकिन यूनिट बदलती है, आप किस फॉर्म में यूनिट को लेते हो। देखो मैं इसमें बहुत टाइम लगा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोग जो है परेशान ना हो। कभी कभी आप सोल्यूशन कहीं देखोगे, कहीं पे 8.13 और लिखा होगा और कहीं कहीं पे 8.2 लिखा होगा, तो अब आप सोचोगे यार ये क्या मुसीबत है, कुछ नहीं है। At STP condition used earlier 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो अभी ध्यान से, पहले क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार प्रेशर था, तो उस केस में आपने लिया था 22.7, याद करो, याद करो 22.7 लिया था। अब एक काम करना, क्लास खत्म होने के बाद आप यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा तो ये हो जाएगा 22.4, ये नंबर हो गया कम। भाई कम हुआ कि ज्यादा हुआ बताओ मुझे, कम हो गया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कम होगी, ये तो ऊपर है ना, तो पूरी की पूरी वैल्यू कम होगी, और कम होके कितनी हो गई, 8.31 की बजाय 8.20 हो जाती है। बाकी वही 10⁻², लीटर एटम पर केल्विन पर मोल, केल्विन पर मोल तो खत्म है, अपनी जगह है, लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, ठीक है। ये अब ये बार था तो बार, फिर लीटर, यहाँ पे क्या है, लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप दोनों लिख सकते हो आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोचा रहे उसके बाद ये लिखना है उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले है, एल फिर के फिर उसके बाद एम, इसीलिए कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, लेकिन अगर आप आगे पीछे लिखते हो तो टीचर उसको इग्नोर नहीं करेगा, उसको देख लेगा, इग्नोर कर देगा, कैसे कोई गलती नहीं है, उसको करेक्ट करेंगे। सो ये मैं अगर क्लियर है तो ये काम करना, 22.4 लीटर लिख के आप उसको कैलकुलेट करना, फिर देखना कि नंबर आता है कि नहीं, ठीक है, कर लोगे। हाँ, सो आइडियल गैस इक्वेशन इज रिलेटेड बिटवीन 4 वेरिएबल, तो आपके 4 वेरिएबल थे, दिखाई दे रहे हैं ना, ये 4 एंड इज डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एनी गैस, और किसी भी चीज के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे बता रहा है कि पीछे जाके, लेट अस नाउ गो बैक टू द आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज द रिलेशनशिप फॉर द साइमल्टेनियस वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल्स if temperature, volume and pressure of the fixed amount of gas vary from T1 V1 and P1 to, तीन चीजें हैं, V1 ध्यान देना, T1 V1 and P1,
और इसकी जगह पे T1 की जगह पे T2 हो जाता है, V2 की जगह पे V1 की जगह V2 और T2 की और P1 की जगह पे P2 होता है। मतलब जो 111 थे ये 222 अगर उनकी कंडीशन आ गई, कंडीशन चेंज हुई बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो क्या होगा? तो ध्यान देना, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू NR। तो अब ये समझ में आया कि नहीं भाई? अरे यही है भाई, हद हो गई यार। ये NR का मतलब ये N यहाँ चला गया तो PV बाई T, तो PV बाई T वही तो है, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू NR, अकॉर्डिंगली P2 V2 बाई T2 इज इक्वल टू NR। तो NR जब इक्वल है तो इसका मतलब P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग न्यूमेरिकल कर रहे हो, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने न्यूमेरिकल और कर पाते हो, कहाँ डाउट आएगा आपको, किस टाइप का। आप लोग व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन भेजते ही नहीं हो कि सर समझ में नहीं आया, या तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे 6 चीज़ें हो गई, कोई बात नहीं, सब होंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं अगर देखो अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आपके डाउट्स कम होंगे, साथ में आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तो डाउट बढ़ जाएंगे। तभी डाउट बढ़ता है, जब खूब अच्छा पढ़ते हो तो डाउट भी आते हैं, अरे ये कैसे आ गया, कैसे आएगा, मैं अब क्या करूं। तो ये सारी चीज़ें आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा। क्या बोलता है ये जो 5.19 है, बोलता है इज अ वेरी यूजफुल इक्वेशन इफ आउट ऑफ 6, अब 6 है ना, P1 V1 T1 P2 V2 T2, वैल्यू ऑफ 5 वेरिएबल्स आर नोन। सीधी सी बात है, अगर 5 पता है तो छठा अपने आप पता चल जाएगा ना। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज कंबाइंड गैस लॉ। P1 V1 बाई T1 और P2 V2 बाई T2 कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम भी एक छोटी सी, आप इसको बड़े आराम से कर लोगे। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm ऑफ Hg। अरे लो जी, ये भी एक बड़ी मजेदार बात, ध्यान देना भाई। 760 mm ऑफ Hg, ये कभी सुना है? नहीं सुना। आप ध्यान देना, खास करके जिसके फादर में इसमें डिफेंस वगैरह में है। एक नहीं, थर्मामीटर नहीं है, ध्यान से सुनो ना, मैं जो बोल रहा हूँ देखो। आप अपने फादर की या मदर की हिस्ट्री निकाल के देखो, मेडिकल हिस्ट्री। कौन सी? मेडिकल। जब भी वो कोई ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जाते हैं तो ब्लड प्रेशर को लिखने का तरीका क्या है? ब्लड प्रेशर कैसे लिखा जाता है? अगर आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही है तो लिखा जाता है 120/80 mm ऑफ Hg। हमेशा ऐसे लिखता है वो डॉक्टर। ठीक है ना, 120/80 mm ऑफ Hg, इतना ऐसे लिखता है ये। तो ये ब्लड प्रेशर होता है। तो बता रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 mm ऑफ Hg प्रेशर है। अ गैस ऑक्यूपाइज 600 ml ऑफ वॉल्यूम। मतलब समझे, एक कोई गैस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 760 mm ऑफ Hg, मतलब इतना प्रेशर पे कोई गैस है, वो 600 ml वॉल्यूम प्रोवाइड, वॉल्यूम में आती, उतने वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेती है। आगे बोलता है व्हाट विल बी इट्स प्रेशर। अब प्रेशर की बात करता है कि प्रेशर का क्या होगा एट हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप सबको एक चीज पता है कि नहीं, ध्यान से सुनना सभी लोग। अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो, कहीं भी हाइट पे जाते हो, पहाड़ पे चढ़ते हो, तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है। टेम्परेचर भी कम होता है और प्रेशर भी कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है, अगर आपको नहीं पता है, शायद ये बात पता है कि नहीं, आई डोंट नो। मेरे पास जो 9th पढ़े होंगे उनको मैंने बताया था कि पहाड़ों पे आपकी दाल नहीं गलती। क्या नहीं गलती? बोलो भाई। दाल गलना, दाल गलना एक मुहावरा भी है। दाल गलना मुहावरा है कि नहीं, पहले बताओ मुझे।
बोलते ना यार उसकी तो वहाँ दाल ही नहीं गली। तो क्या दाल गलाने गया था? मतलब उसका काम नहीं बना, दाल नहीं गलना। लेकिन मैं सचमुच वाली दाल की बात कर रहा हूँ। जब आप ध्यान से सुनना सभी लोग बहुत अच्छे से, जो पढ़े हैं जो नहीं जानते वो भी बहुत अच्छे से सुनना, समझ में आएगा आपको। अगर आप बहुत हाइट पे चले गए, पहाड़ों में चले गए, बहुत ज़्यादा हाइट है तो वहाँ का प्रेशर कम है, ध्यान देना। अगर आपको याद हो, जब भी आप बॉइलिंग को कोई पूछता है ना व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, तो वहाँ हमेशा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा लिखते थे या नहीं? तो मतलब ये कि आपका जो कंटेनर है, ध्यान से सुनना, इसमें आपने दाल डाली हुई है और नीचे से आग लगा रखी है। आग भी नहीं बना पाता यार मैं, हद हो गई। फ्लेम आ रही है, इसमें आग लगा रखी है आपने, और आपका ये पानी जो है बहुत जल्दी उबलने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो गया? लेस हो गया। बॉइलिंग पॉइंट लेस हो गया, क्यों? क्योंकि प्रेशर लेस हो गया, वहां पे प्रेशर कम है। पानी बॉयल हो रहा है, ध्यान से सुनना सभी लोग प्लीज पे अटेंशन। पानी बॉयल होना शुरू हो गया, इसके अंदर जो दाल है वो कूदने लग गई। कूदेगी ना, जब पानी बॉयल होगा तो क्या होगी? दाल ऊपर की तरफ भागेगी। तो क्या दाल पक जाएगी? पानी तो बॉयल हो रहा है। थोड़ा प्रकाश डालो, बताओ मुझे। दाल आपकी नहीं गलेगी, दाल कूदती रहेगी, पानी उबलता रहेगा, क्योंकि पानी उबल गया पहले ही, हीट मिली ही नहीं, हीट नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या, जब प्रेशर कुकर नहीं था तो वहां के लोग दाल नहीं खाते थे? खाते थे, बिल्कुल खाते थे। क्या करते थे? इसके ऊपर एक बर्तन रख देते थे, बिल्कुल, और उसके ऊपर रख देते थे इतना बड़ा पत्थर। एक पत्थर इसके ऊपर रख देते थे, बोलते थे अब उबल। अब अंदर ही अंदर प्रेशर, अब जो प्रेशर है वो उस पर्टिकुलर प्रेशर पे नहीं होगा, अब उस पर्टिकुलर प्रेशर पे बॉयल नहीं होगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, इतने बड़े पत्थर का भी प्रेशर लग रहा है। अब इसके अंदर बॉयल होना शुरू होगा। बॉयल जब शुरू हो जाएगा तो अंदर ही अंदर क्या होगा? इसके इक्वल करना पड़ेगा उसको प्रेशर। ध्यान से सुनना कि इस पत्थर का वजन भी उठाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऊपर से लग रहा है। तो जब दोनों को काउंट करेगा तो अंदर ही अंदर अंदर धीरे 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 बॉयल होना शुरू होगा। इतनी हीट ले लेगा ये, इतनी हीट ले लेगा कि दाल गल जाएगी। उसके बाद बॉइलिंग, आपको मालूम है आपके प्रेशर कुकर में बॉयल होता है क्या कुछ? प्रेशर कुकर में बॉइलिंग होती है कि नहीं, पल बताओ। हाँ सर। प्रेशर कुकर में कोई बॉइलिंग नहीं होती है। तो होती है, दूध मम्मी दूध सबसे तो दूध गर्म करते हैं बर्तन खाली का। प्रेशर कुकर में दूध गर्म करती है? हाँ, अगर वो दूसरे वाले में दूध ऑलरेडी हो तो मम्मी अगर दूसरा बर्तन ना बचे तो उसमें कर अरे कार्टून, उसमें प्रेशर कुकर में सीटी वगैरह भी लगा देती हैं। ना ना ना। तो फिर प्रेशर कुकर किस बात का? कैसी बातें करता है यार? प्रेशर कुकर ऊपर का जो ढक्कन है ना, सारी कलाकारी तो ढक्कन में ही है, नहीं तो बाकी बर्तन तो सैकड़ों बर्तन होते हैं। अरे बर्तन के नाम पे तो बहुत सारे बर्तन हैं, भगोने दुनिया भर के हैं, लेकिन वो प्रेशर कुकर कब होता है? प्रेशर कुकर कब होता है? उसके अंदर एक सील लगी हुई है ढक्कन में कि गैस को बाहर नहीं जाने देगा, और ढक्कन को इतना तेज बंद करके रखे, और ऊपर से एक सीटी लगी हुई है ऊपर। उस सीटी का एक्स्ट्रा वजन, वही एक्स्ट्रा वजन उसको क्या करवाता है? वो एक्स्ट्रा वजन क्या करवाता है उसको? अंदर ही अंदर प्रेशर को, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको इंक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट है ना जो, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। जो जो एक पर्टिकुलर समय पे, मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको बॉयल होना था पानी को, बोलता मैं तो नहीं होने देता भाई तुझे बॉयल। ऊपर से और प्रेशर लगा दिया, सीटी लगा दी,
अब वो अंदर ही अंदर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं कभी पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया हूँ। हो सकता है 120 डिग्री पे वो 120 डिग्री का टेम्परेचर अंदर ही अंदर लेके, और जब उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, अब जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपने बढ़ा दिया इनडायरेक्टली, बढ़ाने के बाद क्या होता है, आपकी दाल जो है अंदर ही अंदर प्रेशर से पक जाती है, गल जाती है, बॉयल वॉयल नहीं होता, वो बेचारी गल जाती है। और कभी कभी आपकी मम्मी आपको बोल के जाती है 3 सीटी के बाद उतार देना, 4 सीटी के बाद उतार देना, और आप खेल रहे हो पबजी, है ना, तो भूल जाओगे। पता लगा 6 सीटी हो गई, अचानक से याद आ रहे पता नहीं कितने हो गए, मैं तो गिना ही नहीं। फिर क्या होता है दाल का दाल में दाल दिखाई नहीं देती, दाल में दाल दिखाई देगी, अब दाल में कुछ दिखाई नहीं देगा, इतना ज्यादा गल जाएगी। ठीक है, एनीवे पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये सारी चीजें, प्रेशर कैसे कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे इंक्रीज करते हो। आप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हो, ऊपर पत्थर जो रख दिया या जो सीटी रख दी है, आप उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हो, आप उसका फायदा उठाते हो। बोले बेटे जब तक तू सोचेगा बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेरी दाल जब तक गल चुकी होगी, है ना। तो आप प्रेशर कुकर के जरिए आप उसको बेवकूफ बनाते हो, है कि नहीं। तो अब आगे क्या बोलता है, what will be its pressure at height where temperature is 10 degree and volume of the gas is 640 ml। अब बताओ मुझे, जब वहां का टेम्परेचर हो गया कम, और क्योंकि प्रेशर कम है, भाई 760 था ना, अब सीधी सी बात है कुछ प्रेशर था इसलिए उसका वॉल्यूम 600 ml था, लेकिन अभी वो प्रेशर बढ़ गया, सॉरी वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो साफ साफ पता चल रहा है कि भैया वहां का प्रेशर कम है। 600 ml वॉल्यूम का जो है उसकी जगह अब 640 ml हो गया है, इसका साफ साफ मतलब क्या पता चल रहा है कि वहां का वॉल्यूम कम हो चुका है, टेम्परेचर भी कम हो गया, पहले 25 डिग्री था अब 10 डिग्री रह गया है। ठीक है, तो अब करना क्या था भाई, कल व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, तो प्रेशर बताना है, जो अभी आपका 760 निकला था और अब निकालना है। तो चलो P1 760, ठीक है, और P2 निकालना है, कहीं लिखा है, नहीं लिखा शायद, P2 निकालना है, ओके। और V1 600 ml है, देखो इधर, T1 कितना है, अब देखो अभी मैं बार बार कल से चिल्ला रहा हूँ बार बार कि आप टेम्परेचर को किस में मेजर करोगे, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है, आपको नहीं मानना है, आप बोलो भैया वो 298 केल्विन होता है। अरे ये कुत्ता कितना V2 कितना है, V2 640 है, T2 कितना है, 283 है। अब यहाँ तक तो सब समझ में आ गया आपको, फिर बचा क्या है यार, P2 यहाँ छोड़ दो, बाकी सब इधर की तरफ उठा ले जाओ, ये उठा के ले आए, ये वैल्यू डाल दो, बच्चों वाला काम है ये। तो पता चला कि 676.6 mm ऑफ Hg उसका प्रेशर था। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहते हो, कहाँ है प्रेशर, 760 था और अभी कहाँ है प्रेशर, 676 है। हाँ कुछ बोलना चाह रहे भाई, बोलो। सर ये कब पता करेंगे कि सर कब एमएल यूज करना है, कब नहीं, तो सर इसमें एमएल यूज होगा सर। देखो मेरी बात सुनो, ml अगर दोनों यूज कर रहा है तो आप ml में यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ml में ही यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एक वेरिएबल मिलना है, दो वेरिएबल में एक वेरिएबल प्रेशर यूज हो रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा। जब वो है जब आप गैस कांस्टेंट यूज करोगे ना, बताऊंगा मैं, आने दो भी, समझाऊंगा मैं, आएगा ना, फिर आएगा, बताऊंगा। ये क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई सभी लोग, मैं बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं जा रहा हूँ कहीं मेरा सिलेबस छूट होगा तो सही, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम्हारे टीचर पढ़ाएंगे तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, मैं पढ़ाऊंगा पूरा, तो मैं पिछड़ूंगा, कैसे भी पिछड़ूंगा तो है ही। ठीक है, थोड़ा सा बियर करना है इस मामले में, और अपने स्कूल के लेक्चर बच्चे सुनते रहो। कुछ बच्चों को मैंने देखा हर साल मेरे साथ ये करते हैं, वो लोग क्या करते मालूम है,
हाँ जी, तो अब ये बोलता है डेंसिटी एंड मोलार मास ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस। ये आपको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, आप जानते तो हो ही। आइडियल गैस इक्वेशन अभी अभी आपने बनाया ये। रिप्लेसिंग m बाई एम वी गेट, आपको मालूम है m बाई n क्या है भाई? रिप्लेसिंग n बाई m बाई m, n की जगह पे m बाई m रखना है, ये तो मालूम है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो n की जगह पे m बाई m लिख दिया, तो ये m बाई m ये हो गया, बाकी सब सेम। अब यहाँ पे क्या बोलता, देखो ये क्या करता है, ये m बाई m तो हेल्प करता है, लेकिन m बाई v को हेल्प कर देता है। ये मास बाय वॉल्यूम को हेल्प कर देता है। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। लो जी, यहाँ डेंसिटी में कन्वर्ट हो गया ये। और ये मोलार मास साथ में, P प्रेशर, R इनटू T, वेयर D इज द डेंसिटी। अब ऐसे केस में आप मोलार मास निकाल सकते हो। कभी कभी रीअरेंज करते हैं तो ऐसे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई उस पर्टिकुलर चीज का मोलार मास कितना होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी गिवन है, तो उसकी डेंसिटी के सहारे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उस आइटम का मोलार मास कितना होगा। ठीक है ना? तो DRT बाई P। आप देखो, जिस कुछ बच्चे याद नहीं रखते, बस इंटेलिजेंट हैं, वो समझते हैं इन सब रिलेशंस को, फटाफट कर लेते हैं। कुछ बच्चे बट्टीफाई करके रखते हैं, वो फायदे में भी रहते हैं बट्टीफाई करके रखने वाले। बट्टीफाई भी करना है, इंटेलिजेंस भी शो करना है। ऐसे में क्या होता है, बट्टीफाई किया हुआ अगर आपने फटाफट वैल्यू रखोगे और निकाल के रख दोगे, फटाफट कैलकुलेट कर लोगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो सबसे पहले तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैं आपको बता दूं क्या होता है, जानते हो? जानते हो कि नहीं, ये बताओ। हाँ, याते मत बोला यार, कुछ भी नहीं जानते। गर्ल्स, छवि जानती होगी, महक भी जानती होगी शायद। महक बोलो। नो सर। अरे ऐसे मत बोलो भाई, मैं डर जाता हूँ फिर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? चलो ध्यान दो। हाँ हाँ, वो बात भी सही है। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। सुधांशु के पास 20 रुपए हैं, त्रिविक्रम के पास 30 रुपए हैं, और अली के पास 50 रुपए हैं। इन तीनों ने मिला लिए सब। भाई जिसके पास है निकालो। सबने निकाले, 100 रुपए हो गए। तो सुधांशु का पार्ट कितना है? नहीं, 20/100। और इसका किसका, मतलब टोटल, ये टोटल 100 का मतलब टोटल। त्रिविक्रम का कितना है? 30/100। और अली का कितना है? 50/100। तो अगर मैं पार्शियल पार्शियल कंट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूं, तो पार्शियल कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 1/5, भाई 2 से कट जाएगा। 1/5, ये कितना होगा? 3/10। और ये कितना होगा? 1/2। तो ये सब आपके पार्शियल कंट्रीब्यूशन है। ठीक उसी तरह से, ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक उसी तरह से कंटेनर है, कंटेनर के चैम्बर है, उसके अंदर सब गैस भरी हुई है, लेकिन उसमें मैंने 3 गैसेस डाली हुई हैं। ध्यान से सुनना भाई सभी लोग। अच्छा, इस गैसेस को डालने से पहले एक कंडीशन बहुत जरूरी है, दे शुड बी नॉन रिएक्टिव। दे शुड बी नॉन रिएक्टिव गैसेज होनी जरूरी है, नहीं तो पता लगा गैस रिएक्ट करके कुछ और ही बना दी, पार्शियल प्रेशर कुछ और ही हो जाएगा, फिर सारा कचरा हो जाएगा। मान लो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लो जी, ये तीनों आपस में रिएक्ट नहीं करती, करती हैं तो बताओ? नहीं करती। तो ये 3 गैसेज मान लो मैंने रखी, तो एक कंडीशन है पहले कि दे शुड बी नॉन रिएक्टिव। अगर रिएक्टिव गैसेज डाल दिया तो रिएक्ट कर जाएंगी, उनका पार्शियल प्रेशर वो तो नई गैस बन जाएगी ना। फिर भाई 2 गैस मिलके अगर रिएक्ट करेंगी तो कोई तीसरी गैस बन जाएगी, उसका पार्शियल प्रेशर काउंट करोगे, फिर पूरा कचरा हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन खत्म। एनीवे, अब मैं सिखाता हूँ आपको यहाँ पार्शियल। डाल्टन ने बताया था यहाँ पे 1801 में, इट स्टेट दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, जो 100 रुपए जमा हुए थे उसकी बात हो रही है, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड द टोटल मनी कलेक्टेड। बोल सकता हूँ ना?
बोलो भाई। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड में मैं बोल सकता हूँ ना, द टोटल मनी कलेक्टेड। आगे देखो क्या बोलता है, बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, ये बहुत जरूरी है बोलना, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ तो क्लियर हो गई ना अभी कि भाई जो जो गैस है उसका जितनी गैस उसमें डाली हुई है, जितने मोल हैं, कम गैस डाली हो तो कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ज्यादा मोल है तो ज्यादा एग्जर्ट करेगा, वेरी सिंपल। और फिर सबको सम कर दो, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, तो अभी भी मैंने बताया आपको कि भाई एक का कंट्रीब्यूशन 1/5 है, तो एक का कितना था भाई, भूल गया मैं, और एक का हाफ था, हाँ 3/10 था, ऐसा ऐसे ही कुछ। तो इसी तरीके से हम पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट तो पार्शियल प्रेशर, अब मैं इसको ध्यान दो भाई, अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं एक काम करूंगा, इनको प्लस करो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। कितना होता है एलसीएम, 10 ले लूँ, 10 में सब आ रहा है, 10 ले लूंगा, तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 10 एकम 10, 3, 2 पंजे 10, 5, क्या आ गया 1। 1 का मतलब टोटल प्रेशर, मतलब ये पार्शियल प्रेशर है, 1 का 1/5, ये 1 का 3/10, ये 1 का 1/2, मतलब अगर 1 है टोटल तो उसका पार्शियल प्रेशर 1/5 होगा ये, और दूसरा पार्शियल प्रेशर 3/10 होगा, और तीसरी गैस होगी 1/2, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। भाई इसका कंट्रीब्यूशन तो 50 रुपए था, भूल गए, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो पार्शियल कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पे इसका मतलब P टोटल कितना होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 P4 P5 P10 P100, जितने मर्जी रखना हो रख लो, जितनी गैसेज आप डालोगे उसी के हिसाब से उसका पार्शियल प्रेशर रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं बदलना है, उस वॉल्यूम उसी के अंदर है, नहीं तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाओगे आप, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। ये पढ़ लेना आप थोड़ा सा, जो भी है सब सब मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ क्या बोलता है, वेयर P टोटल इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस, P1 P2 P3 etc आर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। आई होप ये समझ में आ गई होगी बात। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आता है, क्योंकि ये फंडामेंटल है, तो आपको इसको पता रहना चाहिए कि भाई सबके पार्शियल प्रेशर ऐड होंगे। 12th क्लास में बहुत काम आएगा ये, जब मैं आपको सोल्यूशन पढ़ाऊंगा। आगे ध्यान दो, वेयर P टोटल, ये हो गया, गैसेज आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर। अब ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है, गैसेस कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, वाटर के ऊपर, तो वाटर के ऊपर आएगा तो क्या होगा, देयरफॉर आर मॉइस्ट, मॉइस्ट भी रहेंगी। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। बात ध्यान से सुनना, जो गैस होगी उसके अंदर वेपर्स होंगे, तो वेपर हैं तो, लेकिन आपको ड्राई गैस के बारे में पता करना है, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेट, तो जो ड्राई गैस का कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए तो आपको उसमें से घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या, सब्ट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर जो उसके अंदर। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या है, वो भी तो पार्शियल प्रेशर हुआ ना भाई, पानी पानी यहाँ पे पानी ना होके वेपर है, तो वेपर भी तो गैस है, तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर आएगा उसके अंदर, पार्शियल वेपर प्रेशर फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस विच कंटेन्स वाटर वेपर्स ऑल्सो। आई होप समझ में आ रहा होगा। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वेस्टेंशन। तो एक्वेस्टेंशन ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर इज गिवन इन टेबल 5.3। यहाँ पे बता रहा है कि वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। आप एक चीज बताओ, खुद ही बताओ मुझे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ये बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, वेपर ज्यादा आएंगे ना पानी के,
भाई गर्मी बढ़ेगी। मान लो आप वहां पे पानी तो डाल रखा है आपने, हेलो ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पानी है, इसके ऊपर आप गैस कलेक्ट कर रहे हो, ध्यान से सुनना। अब अगर इस पानी के ऊपर गैस है और आपने टेम्परेचर कर दिया हाई, बढ़ा दिया, तो सीधी सी बात है इसके जो वाटर वेपर है वो बढ़ जाएंगे ना, वाटर वेपर बढ़ेंगे। और अगर आप में टेम्परेचर मान लो 273 है तो देखो यहाँ पे 0.0060 है, लेकिन वहीं आप 295 कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो काफी ज्यादा, तो देखो 0.02 हो गया, जो कि 0.0060 था। 297 0.0295 और 303 करने पे 0.04 हो गया देखो। तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस गैस को, जो गैस आप कलेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर वाटर वेपर होने की संभावना बढ़ जाएगी, उसके अंदर वाटर वेपर ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए पी ड्राई गैस अगर निकालना है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालना है, तो टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन निकाल देना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन शायद एक दो है, मुझे याद नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखना, पी ड्राई गैस निकालना तो क्या करना है, सीधी सी बात है, टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन माइनस कर दो। ये भी मैं पढ़ा दिया हूं आपको, लेकिन आपको नहीं होश है। पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में पता करोगे तो अभी मैंने आपको बताया था 20 रुपए, 30 रुपए और 50 रुपए, उसी तरीके से यहाँ पे भी डिफरेंट पार्शियल प्रेशर आएंगे। जैसे P1, तो पार्शियल प्रेशर पहली गैस का P1 है तो N1 RT/V। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस, जो पहली गैस ली है आपने वो N1। भाई R तो कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, वॉल्यूम जिस बर्तन में आप ले रहे हो वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, और R तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो बचता क्या है, तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है, बोलो यार, हाँ एन के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, वेरी सिंपल, मतलब जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। दूसरी गैस P2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, N2 गैस है, बाकी RT/V सेम है। तीसरी गैस का क्या होगा, N3 RT/V है, और तीनों को ऐड कर दो, P टोटल क्या होगा, P टोटल अभी अभी पढ़ के आ रहे हो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सबका समेशन करना है, तो सबका समेशन करोगे तो P1 P2 P3, तो N1 RT/V, N2 RT/V, N3 RT/V, सबको ऐड कर दो, तो क्या देखते हो RT/V तीनों में कॉमन है, ले लिया, तो यहाँ क्या मिलता है हमें, तो सब के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको ऐड कर दो। ऐड अगर कर दिया आपने ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब टोटल प्रेशर से डिवाइड अगर कर दो दोनों साइड, भैया यहाँ पे पी टोटल है, तो पी टोटल से डिवाइड कर देते हो, तो आप ध्यान दो यहाँ पे भी आपको RT/V है ना, जैसे RT, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है P1, P1 मतलब पहला प्रेशर, पहले के बारे में अगर आप बोलोगे तो इसका मतलब मोल कितना लोगे N1, और टोटल कितना है N1 N2 N3। भाई यहाँ पे 20 रुपए और 100 रुपए वाली कहानी है बस, और क्या है, कंट्रीब्यूशन तो यही हो रहा है कि नहीं, 1/5, हर बार वही आएगा। तो ये जो मोल फ्रैक्शन आएगा यहाँ पे x1 आएगा, तो n इजिकल टू क्या है, N1 N2 N3, xi क्या है, कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। अगर आप इसको x1 बोलते हो, एक मिनट यार कलर भाग गया, हाँ चलो, तो क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो कट गया सब कुछ, तो बचा क्या, N1 बाई और तीनों का सम। तो यार वहाँ 20 रुपए जो जमा हुए थे कितने में थे 100 में से थे ना, वही तो हो रहा है यहाँ पे देखो, वही तो हो रहा है, N1 पहली गैस थी और बाकी की तीनों गैसों का सम, तो N1 बाई मान लो टोटल N1 N2 N3 को टोटल N लेते हो तो N1 बाई N या x मोल x1, तो x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। सेम वे, अब सेम वे ध्यान देना, तो P1 कितना होगा पार्शियल तो इसका मतलब x1 पे डिपेंड करेगा, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन, कितने मोल है वो गैस, तो कितने मोल होगी, तो पार्शियल, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है P1 है वो किस पे डिपेंड करता है, टोटल प्रेशर इंटू x1, मतलब जितने मोल होगा x1 इंटू इंटू P टोटल, ठीक है। सेम वे
अगर मैं पार्श P2 निकालूंगा तो वहां पे क्या लिखूंगा X2P टोटल, और P3 निकालूंगा तो X3P टोटल। याद रखना X1 X2 X3 मोल फ्रैक्शन है, कितने मोल है, टोटल मोल याद रखना X1 प्लस X2। अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा तो इट इज ऑलवेज 1। मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1। तो अभी मैंने क्या किया था, याद करो, 20/100 प्लस 30/100 प्लस 50/100, क्या ये 1 नहीं होता, 100/100 विच इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया अब? तो पार्शियल प्रेशर आई होप समझ में आया होगा। आज का मेरा टारगेट था ये, आज का मेरा टारगेट था, आई हैव अचीव्ड माय टारगेट। अब आप एक काम करेंगे, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, आप 5.4 अच्छे से देखो समझो। 5.4 के बाद और क्या है, हाँ एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है ये, इसको देखो अच्छे से समझो, फिर मुझे बताओ कि हाँ समझ में आया।